हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वल्वर डिसऑर्डर्स, या फिर हम उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मिट्रल वोल्व स्टेनोसिस, यानी कि जो बाइकस्पिड वोल्व होती है हार्ट की, उसका स्टेनोसिस हो रहा है। स्टेनोसिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाए या फिर नैरोइंग हो जाए, जो वोल्व होती है उसकी किस वजह से डिपोजिशन हो जाती है फैट्स की, कैल्शियम की, या कोई भी डिफरेंट सब्सटेंसेस है, तो उन सब की वजह से नैरोइंग हो रही है, या फिर इन्फ्लामेशन की वजह से जो नैरोइंग होती है वोल्व की, उसको हम कहते हैं स्टेनोसिस। तो एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जो ब्लड फ्लो होता है लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वोल्व स्टेनोसिस। अब बाइकस्पिड वोल्व यहाँ होती है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, नैरोइंग हो रही है, तो यहाँ से ब्लड आगे जो है वो नहीं जा पा रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, मिट्रल वोल्व स्टेनोसिस या फिर बाइकस्पिड वोल्व स्टेनोसिस। ठीक है। अब नॉर्मल फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारी बाइकस्पिड होती है उसका क्या होएगा, सिस्टोल होएगा तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, डायस्टोल होएगा तो वैसे ओपन हो जाएगी और रिलैक्स हो जाएगी। जब ये ओपन या फिर रिलैक्स होती है डायस्टोल के टाइम, तो ये कितना इसका जो डायमीटर होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो ये ओपन होती है, तो वो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है। लेकिन जब इसको मिट्रल वोल्व स्टेनोसिस हो जाता है कि इसको ये प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके बाद जो वोल्व है वो 4 to 5 सेंटीमीटर की बजाय 2 सेंटीमीटर या उससे भी लेस जो है वो ओपन होती है, जिसकी वजह से आगे ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल तक नहीं जा पाता है और ब्लड जो है वो बैक फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलता है। एटियोलॉजी की या फिर कॉजेज़ की हम बात करें, तो एज के इंक्रीज जो एजिंग फैक्टर होता है वो हो सकता है, किसी को कोई माइग्रेन की मेडिसिन अगर ले रहा है, किसी को पेरिकार्डाइटिस है, एंडोकार्डाइटिस है या मायोकार्डाइटिस है, वो भी रिकरेंट, यानी कि बार बार जो है उसको इन्फ्लामेशन जो डिजीज़ है हार्ट की वो देखने को मिल रही है। कोई एनसेड्स बहुत ज़्यादा ले रहा है, रूमेटिक कार्डियक डिजीज़ है किसी को, किसी का लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी और बहुत ज़्यादा सेडेंट्री है, कि वो बिल्कुल ही एक्सरसाइज ही नहीं करते और बिल्कुल ही अनहेल्दी जो है अगर उनका लाइफस्टाइल है, तो वो एक केस हो सकता है। बैक्टीरियल वेजिटेशन, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज़ बार बार हो रही है, कोई ना कोई बैक्टीरिया रिकरेंट वहाँ पे अपनी डिजीज़ कोज कर रहा है। कोई रेडिएशन ट्रीटमेंट ले रहा है, यानी कि किसी को कैंसर वगैरह और वो रेडिएशन थेरेपी अगर किसी की चल रही है, तो वो एक केस हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो जिनको रूमेटिक फीवर की हिस्ट्री है, या फिर जो रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जिनको हो रहा है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी हमने पढ़ा था, अगर वो किसी को हो रहा है, तो वो लोग क्या होते हैं, ज़्यादा प्रोन होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो जो रिड्यूस फ्लो इनटू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में जो है वो फ्लो नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से जो आर्ट्रियल या फिर ओट्रियम होता है आर्ट्रियल, उसका क्या हो जाएगा, हाइपरट्रोफी हो जाएगी, उसका वहाँ पे साइज इंक्रीज होने लग जाएगा, ब्लड जो है वो वापस से पल्मोनरी वेन में जाएगा, पल्मोनरी वेन में ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन होएगी, जिसकी वजह से पल्मोनरी पेरिफेरल एडिमा और रिड्यूस जो कार्डियक आउटपुट है वो देखने को मिलेगी। यानी कि हो क्या रहा है जनरली, कि वेंट्रिकल में नहीं जा रहा है तो ओट्रियम की हाइपरट्रोफी हो जाएगी, वहाँ से भी ब्लड बैक फ्लो करेगा, पल्मोनरी वेन में जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्रिएट करेगा, हाइपरटेंशन क्रिएट होकर वो सारा ब्लड वापस से जो है पेरिफेरीज में चला जाएगा और वहाँ पे एडिमा कोज कर देगा। अब हार्ट को भी एग्जैक्ट अपना प्रोसीजर करने के लिए ब्लड जो है अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो हार्ट की जो कार्डियक आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात अगर हम करते हैं, तो हमें डिज्निया देखने को मिलता है, ऑर्थोपिनिया देखने को मिलता है, जो हमारी नेक की वेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड हो जाती हैं, हमारी जो पल्स प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा नैरोड जो है वो देखने को मिलता है, एक्सरसाइज टॉलरेंस है वो बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाती है, बिकॉज हार्ट जो है उसको एग्जैक्ट ब्लड मिल ही नहीं रहा है और हमारी जो पेरीफेरीज में ब्लड है वो वहीं पे इकट्ठा हुए जा रहा है, तो टॉलरेंस एक्सरसाइज की बिल्कुल कम हो जाती है, कफ हो जाती है, फटीगनेस देखने को मिलती है, और रेस्टिंग टेकिकार्डिया, यानी कि रेस्ट स्टेट में भी हमें टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। अब हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, ट्रांसथोरेसिक ईसीजी ईईजी करा सकते हैं, उसके साथ साथ हम ईसीजी करा सकते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन करा सकते हैं। कार्डियक कैथेटराइजेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेंसर होते हैं, मतलब एक कैथेटर हम डालते हैं जो हमारी कार्डियक की आर्टरीज होती हैं, या वहाँ पे हम डालते हैं इसको, और वहाँ पे क्या होता है, इसमें एक सेंसर लगा होता है जो आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होता है उसको मेजर करता है। यूजुअली वो हमें एग्जैक्ट प्रेशर बता देता है कि आर्टरीज में प्रेशर की वजह से हम चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ हम एंजियोग्राफी भी करा सकते हैं, यानी कि आर्टरीज़ की जो स्टडी है वो भी हम यहाँ पे करा सकते हैं।
ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, बिकॉज यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से भी ये हो सकता है, तो हम एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं। एंटीकोगुलेंट जैसे कि वारफेरिन देते हैं। उसके बाद डिसरिथमियक्स जो ड्रग होती हैं यानी कि जाइलोकिन वो देते हैं। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स यानी कि डाइजोक्सिन देते हैं। बीटा ब्लोकर्स, डीकंजेस्टेंट्स और एसीबी इनिबिटर्स और कैल्शियम चैनल इनिबिटर्स जो ड्रग होते हैं वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। सर्जरी की अगर हम बात करते हैं तो हम वल्वोप्लास्टी करते हैं, यानी कि जो वोल्व होती है उसकी रिपेयरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद वोल्व रिप्लेसमेंट, या फिर जिसको हमने यूजुअली हमें सुना होगा बहुत बारी कि किसी की हार्ट की सर्जरी होती है तो हम बोलते हैं कि उसको छल्ले डले हैं, यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो वोल्व में डलता है, तो उसको हम कहते हैं वोल्व रिप्लेसमेंट। ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है और आर्टरियल डिसरिथमिया जो है हमें पेशेंट में देखने को मिल सकता है आफ्टर दिस।